नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता किन कारणों से विश्वविख्यात हुआ करती थी और कैसे हमारी संस्कृति महत्वपूर्ण थी। तो उन पंक्तियों को पढ़ने के लिए मैं आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए परिवर्तन नाम की कविता लेके आया हूँ और परिवर्तन नाम की कविता में मैं आज आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पुरातन व्यवस्था को पढ़ाने वाला हूँ। तो यह जो परिवर्तन कविता है इसमें इसका प्रकाशन काल लगभग 1936 के आसपास हुआ था और उसमें हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का स्मरण करते हुए पंत जी भारतीय संस्कृति की विशेषता का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति किस तरह से परिपूर्ण थी, भारतीय सभ्यता में कितने ज़्यादा नवीन परिवर्तन आने चाहिए, प्राचीनता में क्या क्या संपन्नताएं भारत में थी और वर्तमान में कौन कौन सी बातें हैं जिनसे भारतीय सभ्यता आज दूर हो चुकी है, भारतीय सभ्यता में कौन कौन सी कुरीतियां और बुराइयां व्याप्त हो गई जिन कारणों से भारत आज भी पुष्ट और संपन्न नहीं हो सका, भारत में किन किन बातों की गरिमा, व्यवहारशीलता, विचारशीलता इत्यादि के गुण नहीं आ सके हैं, उन बातों की योजना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं पंत जी अपनी व्यवहार कुशलता, विचारशीलता, न्यायप्रियता, दृढ़ता और आवश्यक दृष्टिकोण को इस कविता में दिखाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए हम इनकी पंक्ति पढ़ते हैं। आपको 3 कविताएं पंत जी की पढ़नी हैं। पहला प्रथम रश्मि कविता, दूसरी कविता परिवर्तन, तीसरी कविता ताज। 3 कविताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण कविता और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी कविता है उस कविता का नाम है परिवर्तन कविता। तो चलिए परिवर्तन कविता की पहली पंक्ति हम पढ़ते हैं। आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का यौवन का वह यौवन विस्तार, स्वर्ण की सुषमा जब सभार, स्वर्ण की सुषमा जब सभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के पथ प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और श्रीद्धि अपार, ऐ विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्यवेद विख्यात, दुरित दुख तय दैन्य तब न थे ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इन पंक्तियों की सबसे पहले हम आपके सामने इन पंक्तियों के संदर्भ की चर्चा करेंगे। तो इन पंक्तियों का संदर्भ क्या है उसे हम इन पंक्तियों को हमने पढ़ा तो पहले ही हमें पता है कि यह पंक्तियाँ कहाँ से हैं। तो ये पंक्तियाँ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता से ली गई हैं, परिवर्तन कविता से ली गई हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में क्या लिखते हैं, प्रसंग में इन पंक्तियों की जो विशिष्ट बात है तो पहली ही पंक्ति में यह भाव व्यक्त हो गया है कि किस बात को कवि बताना चाहता है। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में परिवर्तन कविता के माध्यम से पंत जी ने भारत के प्राचीन वैभव और समृद्धि का वर्णन करने का प्रयास किया है।
अब चलिए हम इनकी व्याख्या आपके सामने पढ़ेंगे। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, फिर क्या होता है, व्याख्या लिखना। तो व्याख्या में यहाँ पर परिवर्तन कविता में पंत जी बताते हैं कि आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल, कि आज हमारे भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति का सभ्यता और संस्कृति का स्वर्णिम इतिहास कहाँ है, आज कहाँ, यानी आज कहाँ है वह पूर्ण पुरातन हमारी पूर्ण रूप से विकसित पुरानी स्वर्णिम का काल, स्वर्णिम काल रूपी सभ्यता और संस्कृति कहाँ है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, क्या वह भूतकाल की दिगंत अर्थात चली गई बात हो चुकी है क्या, अर्थात वह भूतकाल की बात हो चुकी है क्या। आज जब सभ्यता और संस्कृति तथा संस्कार पूर्ण रूपेण नहीं बचे हैं तो वह आज कहाँ चला गया है। आगे कहते हैं निराला जी कि ज्योति चुंबित जगती का भाल, लगता है हमारी जो ज्योति अर्थात हमारे ज्ञान की जो ज्योति पूरे संसार में चमकती रहती थी, पूरे संसार में प्रकाशमान थी, वह हमारे ज्ञान की ज्योति कहाँ चली गई है, आज उसका पता नहीं है। जिस ज्ञान रूपी ज्योति के सामने सब नतमस्तक हो जाया करते थे, वह संसार की प्रकाशमय ज्योति कहाँ चली गई है। आगे पंत जी कहते हैं, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि राशि यानी प्रत्येक व्यक्ति में विकसित हो रही। राशि राशि के यहाँ दो अर्थ हैं, एक राशि का अर्थ है धन संपदा, जैसे अन्न जहाँ रखा जाता है उसे राशि कहते हैं, और दूसरी राशि किसे कहते हैं, जो आप धन रखते हैं। तो कितनी राशियाँ आपके पास हैं, कहते नहीं है कि कितने पैसे हैं आपके पास, कितने रुपए हैं, तो उसे भी राशि कहा जाता है। तो यहाँ यमक अलंकार की सुंदर छटा है। तो राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, कि राशि राशि यानी धन हो और अन्न हो, दोनों क्षेत्रों से विकसित होने वाली वसुधा यानी पृथ्वी का वह यौवन यानी युवावस्था रूपी विस्तार कहाँ चला गया है, कि आज हमारा जो देश है, इस देश में प्रत्येक व्यक्ति जब रहता था तो उसके पास धन भी परिपूर्ण मात्रा में हुआ करता था और अन्न भी परिपूर्ण मात्रा में हुआ करता था, और पृथ्वी भी हमेशा फसलों से हरी भरी रहा करती थी। आज वह कहाँ चली गई है पृथ्वी की युवावस्था आज कहाँ नष्ट हो गई है। स्वर्ग की सुषमा जब सभार, और क्या है, स्वर्ग की सुषमा। स्वर्ग ऐसा लगता था भारतीय संस्कृति को देखने के बाद कि स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग का प्रकाश जब सभार, जब पृथ्वी पर ऐसा लगता था कि स्वयं स्वर्ग की सुंदरता कहाँ आ गई हो, पृथ्वी पर आ गई हो। धरा पर करती थी अभिसार, धरा यानी पृथ्वी पर, करती थी यानी रहती थी, अभिसार यानी प्रकाशमान रहा करती थी। वह अब हमारी पृथ्वी की वह सुंदरता अब न जाने कहाँ नष्ट हो गई है, इसका अब पता भी नहीं है। स्वर्ग की सुषमा जब सभार, धरा पर करती थी अभिसार, यानी एक समय ऐसा भी था कि स्वयं स्वर्ग रूपी सुंदरता, स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य, सुख पृथ्वी पर अगर कहीं देखने को मिलता था तो वह हमारी धरती पर अभिसार यानी प्रकाशमान रहा करती थी। कैसे रहा करती थी, ऊपर बताते हैं कि ज्ञान के प्रकाश रूपी ज्योति के रूप में रहती थी, क्योंकि स्वर्ग में कोई अनपढ़ नहीं रहता है, सब पढ़े लिखे रहते हैं, सभ्य रहते हैं, वैसे हमारे यहाँ रहा करती थी। और
अन्न और धन से स्वर्ग परिपूर्ण होता है और हमारी पृथ्वी भी उस समय अन्न हो चाहे धन हो उस मामले में भी परिपूर्ण रहा करती थी। इस तरह की प्रवृत्ति हुआ करती थी, तब धरा पर करती थी अभिसार। तब पृथ्वी पर स्वर्ग अगर कहीं था तो वो हमारे पास था। आगे पंत जी कहते हैं, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार। प्रसूनों यानी पुष्पों के शाश्वत यानी सत्य रूपी श्रृंगार हमारे यहाँ उपस्थित रहा करते थे। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। स्वर्ण यानी भौरों के गंध विहार। भौरे जो हैं, जब प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार यानी पुष्पों का जब भौरे श्रृंगार किया करते थे यानी पुष्पों को खिलाने का कार्य किया करते थे, तो भौरों द्वारा खिलाए गए फूल की गंध चारों तरफ फैलती थी। सुगंध चारों तरफ फैलती थी, गूंज उठते थे बारंबार। और वो भौरे जब गुनगुनाते थे तो चारों तरफ उनकी गूंज अत्यंत ही प्रिय लगती थी। कैसे प्रिय लगती थी वो अगली पंक्ति में बताते हैं कि सृष्टि के प्रथमोद्गार, सृष्टि के यानी संसार में आए हुए प्रथमोद्गार यानी पहले व्यक्ति के, संसार में जब पहला व्यक्ति आया था तो उस पहले व्यक्ति के उद्गार के समान व्यक्त होता है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और वह जो भौरों के गुंजायमान होने वाली सृष्टि का प्रथमोद्गार के समान प्रतीत होने वाली ध्वनि थी, वह अत्यंत ही सुंदर लगती थी और सुकुमार अत्यंत ही सुकोमल लगती थी। रिद्धि और सिद्धि अपार। रिद्धि यानी वैभव और सिद्धि यानी समृद्धि, अपार यानी अधिक मात्रा में, यानी ये शोभा भी रिद्धि यानी धन वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण हुआ करती थी। आगे पंत जी कहते हैं कि ऐ विश्व का स्वर्ण स्वप्न, कि हमारे विश्व का वह स्वर्णिम स्वप्न आज कहाँ रह गया है। स्वर्णिम स्वप्न हमारा बिल्कुल ही नष्ट हो गया है, वह आज कहाँ है। संस्कृति का प्रथम प्रभात। संस्कृति यानी समुद्र का, देखिए यहाँ दो अर्थ इन पंक्तियों के निकल रहे हैं, इस कारण से श्लेष अलंकार है। एक संस्कृत का अर्थ होता है समुद्र, दूसरी संस्कृत का अर्थ क्या होता है, यह संसार। सोने पर जब व्यक्ति जागृत होता है उस समय की अवस्था का वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं कि संस्कृति का प्रथम प्रभात। संस्कृति का यानी इस संसार का प्रथम प्रभात, जैसे कोई सोया हुआ हो और वह विश्व के स्वर्णिम स्वप्न को देख रहा हो। यानी भारत के व्यक्तियों की बात करते हुए यहाँ पंत जी कह रहे हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता ऐसी थी कि जब व्यक्ति आंखें बंद करता है और सोता है, तो यदि वह कभी सोने के महल में पहुंच जाए जहां पर सभी प्रकार का धन वैभव, परिपूर्णता, पुष्पों की सुगंध इत्यादि होती हैं, वैसी ही भारत की आदिकालीन व्यवस्था भी हुआ करती थी। लेकिन जैसे सोने के बाद व्यक्ति जब जगता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसी तरह से भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, विद्या, गुण इत्यादि सब एकदम पता नहीं कहाँ चला गया है, अर्थात नष्ट होता चला गया है। अब फिर नए सवेरे की ओर भारत बढ़ रहा है। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, कहाँ वह सत्य, यानी आज वो सत्य आखिर कहाँ है जो जिस सत्य के लिए भारत प्रसिद्ध हुआ करता था कि यहाँ सभी लोग सत्यवादी हैं। वह वेद विख्यात सत्य रूपी सनातन धर्मी कहाँ हैं।
दुरित दुख दैन्य तब न थे ज्ञात। और उस समय दुरित दूर दूर तक दुख दैन्य, उस समय न तो दूर दूर तक दुख था, न तो दरिद्रता थी, दीनता थी, तब न थे ज्ञात। और उस समय यह भी ज्ञात नहीं था कि आने वाला समय भी कभी इस तरह का दुख देगा कि हमारे पास अन्न धन इत्यादि न होगा और हम दूसरे देशों से अन्न धन इत्यादि आयात करेंगे। आगे कहते हैं कि अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, कि वह सुवर्ण का काल कहाँ है जब प्राचीन काल में न तो मरने का भय था और न तो धन संपदा की लालच हुआ करती थी। वह हमारी भारतीय सभ्यता आखिरकार आज कहाँ चली गई है, वह कहाँ नष्ट हो गई है, वह युग हमारा कहाँ चला गया है जब भारत का प्रत्येक मानव पाप, दुख, दीनता, गरीबी का सामना नहीं करता था और उसे सामना भी नहीं करना पड़ता था। उस युग में मानव वृद्धावस्था और मृत्यु की विभीषिकाओं से भी पूर्णतः अपरिचित था। उसके मन में यह भावना नहीं थी कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, क्योंकि वह सद्कर्म किया करता था, सत्य बोला करता था, सदाचरण किया करता था, इन सभी गुणों से परिपूर्ण था। अब पंत जी का भाव निम्न पंक्तियों में क्या है मैं वो आपसे बताना चाहूँगा। यहाँ पर पंत जी प्राचीन भारत को याद करते हुए एक एक बात को याद करते हैं कि वह सोने की चिड़िया वाला भारत कहाँ है, वह लगता है भूतकाल में चला गया है क्या। और अन्न तथा धन से परिपूर्ण भारत की सभ्यता अब कहाँ चली गई है। अब भारत के पास न तो खाने को अन्न है न धन है, और भारत में प्रकृति की जो सुंदरता हुआ करती थी, जो कभी प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, वह स्वच्छ वायु रूपी स्वर्ग की सुषमा को पृथ्वी पर लाने वाली वायु की सुगंधितता आज कहाँ चली गई है, उसका पता ही नहीं चल रहा है। और जैसा सब सोने पर स्वप्न देखते हैं, उस तरह की जो व्यवस्था थी वह हमारे भारत में हुआ करती थी। तो क्या वह सब स्वप्न था क्या? वह हमारे वेदों में बताई गई बातें कि सत्य, सदाचरण, समृद्धि, संस्कार, चेतनता, कठिन परिश्रम, वो सब कहाँ चला गया है, वो सब एकदम समाप्त हो चुका है क्या? उन सभी बातों को यहाँ पर पंत जी दोहराते हैं। अब जब हम व्याख्या लिख चुके छात्रों, तो हम क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं कि क्या क्या इन पंक्तियों में विशेष बातें हैं। तो सबसे पहली जो विशेष बात है वह इन पंक्तियों की यह है कि इसमें भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का यथातथ गौरवपूर्ण गान पंत जी ने किया है। फिर इसके बाद दूसरी जो विशेष बात है इन पंक्तियों की वह क्या है? वह यह है कि इन पंक्तियों में भयानक रस की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। भय कैसा है कि लेखक और यह बताता है कवि पंत जी कि भारत कैसा संपन्न था, फिर कहते हैं कि वह विश्व का स्वर्ण स्वप्न था और कुछ नहीं था। अर्थात रूंगटे खड़े कर देने वाली जहाँ बात कही जाए, या भय नामक स्थायी भाव से भय नामक स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर जब कोई बात व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर दे तो उन पंक्तियों में भयानक रस होता है। फिर इसके बाद अगली जो विशिष्ट बात क्या है? अगली विशिष्ट बात यह है
कि इसमें रूपक अलंकार की सुंदर छटा। दूसरी पंक्ति में है कि भूतियों का दिगंत छवि जाल, कि भूतियों का अर्थात तो वहाँ भूतकाल का की दिगंत छवि है, कभी न नष्ट होने वाली छवि है। तो जहाँ भूतकाल को किसी छवि का रूप दे दिया गया, चित्र का रूप दे दिया गया, क्योंकि भूतकाल तो भूतकाल होता है, वहाँ तो कोई चित्र होता नहीं। इस कारण से इस पंक्ति में हमें रूपक अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाएगी। फिर आगे की पंक्ति है, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि राशि विकसित वसुधा का यौवन विस्तार। इस पंक्ति में हम देखते हैं कि यहाँ प्रकृति की युवावस्था का दर्शन कराया गया है, जबकि युवा मानव होता है, प्रकृति नहीं होती है। इस कारण से इस पंक्ति में हमें कौन सा अलंकार मिल रहा है? हमें मानवीकरण अलंकार मिल रहा है। फिर इसके बाद आगे आप देखिए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिल जाएगा। कैसे? स्वर्ग की सुषमा जब सभार धरा पर करती थी अभिसार प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, कि जब स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर आ जाएगी तो अपने आप ही यह बात पुष्ट हो जाती है कि सुगंध चारों तरफ उस समय फैलती रहती थी। प्रसूनों अर्थात पुष्पों की सुगंध चारों ओर विशिष्ट रूप से फैलती रहती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। इस कारण से यहाँ पर हम किस अलंकार को पाते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश को, कि एक बात को बार बार पुष्ट किया गया है। और अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा निम्न पंक्तियों में आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद की अगली पंक्ति पंत जी देते हुए लिखते हैं, आगे पंत जी कहते हैं कि हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास शिविर में भरता सूनी सांस, वहीं मधुरित की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठी जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रातः सोने का संसार जला देती संध्या ज्वाल। यहाँ पर पंत जी कह रहे हैं कि जो भारतीय सभ्यता थी उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसका आगे वर्णन करते हुए वे कहते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। तो आप जानते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंतकृत परिवर्तन नामक कविता से अवतरित हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि उक्त पंक्तियों में पंत जी ने भारत के वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण युग का स्मरण किया है, और स्मरण करके वे प्राचीन महत्ता के परिवर्तन यानी वर्तमान युग की ओर वे दृष्टिपात करते हैं। वर्तमान युग का दृष्टिपात करते हुए लिखते हैं। ठीक है, करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाय सब मिथ्या बात, यानी सभी बातें क्या झूठी हैं? क्या व्याख्याओं में कहते हैं कि क्या सभी बातें मिथ्या यानी झूठी हैं? क्या जो भारत के बारे में ऊपर जो बातें हमने आपको बताई, क्या वो सभी बातें झूठी हैं? क्या उनमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है? अगर वे सब दृश्य झूठे थे तो आज तो सौरभ का मधुमास, यदि वो सभी बातें झूठी थी तो आज की स्थिति को देखकर यह विश्वास ही नहीं होता कि कभी भारत में ऐसे विकसित लोग रहा करते थे। आज तो सौरभ का मधुमास, कि मधुमास यानी इस तरह से मधुर मधुर लोग कभी भारत में रहा करते थे। आज की स्थिति को देखकर प्राचीन माधुर्यपूर्ण व्यवहार को भूलने की बात वो कहते हैं कि कभी ऐसे रहे होंगे। यह तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो यह मुझे झूठी बातें लगती हैं। शिविर में भरता सूनी सांस, आगे की बात वो कहते हैं और बताते हैं कि शिविर में भरता सूनी सांस, यानी ऐसा लगता है
कि यह सभी बातें सुगंध से भरे हुए वसंत ऋतु में परिवर्तित होकर निर्जनता से गहरी सांसें भर रहा हो। शिशिर, एक मिनट देखिए, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटेड है, पुस्तकों में शिशिर होना चाहिए था, यहाँ शिविर हो गया था। और आपकी किताब में भी शिविर होगा तो बना लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो किताब है उसमें शिविर ही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ के अनुसार हमने इसे शिशिर किया। शिशिर पंत जी ने भी लिखा होगा कि शिशिर में भरता सूनी सांस। आज तो शिशिर ऐसा लगता है कि शिशिर ऋतु में भर करके भारतीय सभ्यता केवल जैसे ठंडी में व्यक्ति तरह तरह की कपकपी ले रहा होता है, उसी तरह से आज भारत में उसी कपकपी की प्रवृत्ति है और सांसें भारी भारी आती हैं। वहीं मधु ऋतु की गुंजित डाल, और क्या कभी मधु ऋतु यानी बसंत ऋतु की गुंजित डाल भी हुआ करती थी क्या? ऐसा भी कभी था क्या? झुकी थी जो यौवन के भार, वह कभी ऐसी प्रवृत्ति थी क्या भारत में कि वो हमेशा अपने युवावस्था के भार से झुकी रहती थी? ऐसा भी हुआ है क्या? यहाँ पर पंत जी बताते हैं कि उस युग में अर्थात भारत के प्राचीन युग में शिशिर ऋतु के समान सूने और दुखी जीवन में भारतीय जीवन बदल गया है। और वसंत ऋतु में भ्रमर समूहों से गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो झुकी हुई थी किसके भार से? युवावस्था के भार से। जैसे बसंत ऋतु आ जाता है तो बसंत ऋतु के आने पर चाहे बेल हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी पौधा हो, सब पौधों में फल आ जाते हैं। फल आने के बाद वो झुक जाते हैं। तो उस बसंत ऋतु के भार से सभी ये अत्यंत ही अपने आप को नतमस्तक कर लेते हैं, अर्थात अपने आप को झुका लेते हैं। वहीं बसंत ऋतु की झुकी हुई डाल भारत की कहाँ चली गई? अकिंचनता में निज तत्काल। अकिंचनता में ऐसा लगता है कि उसे अब कोई नहीं जानता है, उस सभ्यता और संस्कृति को जानने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर पंत जी बताते हैं कि वसंत ऋतु में भंवरों के समूहों से गुंजायमान वृक्षों की शाखाएं जो अपने नए नए विकसित युवावस्था के भार से झुकी रहती थी, आज वे अपनी निर्धनता को देखकर क्या हो जाती हैं? आज वो अपनी निर्धनता को देखकर व्याकुल हो जाती है। निज तत्काल यानी तुरंत ही, अकिंचन यानी व्याकुल हो जाती हैं, अर्थात शर्म से झुक जाती हैं, सिहर उठती हैं और सोचने लगती हैं कि अब तो यह जीवन क्या हुआ है? यह जीवन बन गया है। सिहर उठती हैं, सिहर उठी जीवन है भार। वे सोचते हैं कि अब यह हमारा जीवन बन चुका है और वे अपने जीवन रूपी भार को केवल जीती चली जाती हैं। यानी यहाँ मानव जन्म लेता है तो वह केवल अपना जीवन जीते जीते चला जाता है और नवीन दृष्टिकोण और नवीन भावनाओं के बारे में सोचने के लिए उसके पास अब समय नहीं बचा है। प्रातः सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। यहाँ पर निराला जी, पंत जी यह कह रहे हैं कि समय परिवर्तनशील है। आज जो नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही है, वहीं अपनी बाढ़ में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। वर्षा ऋतु बीत जाने पर वह नदी कैसी हो जाती है? वह जलहीन होकर पतली सी धारा में बहने लगती है। यहाँ यही कह रहे हैं कि प्रातः सोने का संसार, जैसे ये है कि प्रातः अर्थात जब भारत की प्रारंभिक अवस्था थी तो वह सोने की थी, अर्थात स्वर्णिम थी, अर्थात सबसे पुष्ट थी, युवावस्था पर पृथ्वी थी। लेकिन जैसे नदी होती है कि बसंत ऋतु आने पर नदी
का पानी एकदम ठंडा रहता है, उसका स्वरूप एकदम अद्भुत रहता है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आती है तो जला देती संध्या ज्वाल कि बरसात के मौसम आ जाने पर यदि बरसात न हो तो तेज़ी से वर्षा जो धूप होती है बहुत तेज़ हमें जान पड़ती है, बहुत तेज़ी से हमारे ऊपर प्रकाश डालती है कि हम उसमें जल उठते हैं, ऐसी धूप हो जाती है। जैसे नदी होती है, यहाँ पर बताते हैं पंत जी कि नदी है तो नदी कैसी होती है, नदी बरसात के आ जाने पर उफनती रहती है, पूरी तरह से दोनों कोनों के बराबर बहती रहती है और फिर गर्मी के मौसम में एक नाले के रूप में यानी छोटी सी नाली के रूप में बदल जाती है। वैसी परिस्थिति हमारे देश की कैसे हो गई कि एक समय उफनती हुई नदी के समान हमारा देश विकसित हो रहा था और आज वह कहाँ चला गया कि आज एक छोटी सी नदी के समान दिखाई पड़ रहा है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए छात्रों, तो हम सबसे पहले व्याख्याओं के बाद क्या लिखते हैं, तो व्याख्याओं के बाद हम काव्य सौंदर्य या काव्य विशेष लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, तो सर्वप्रथम हम पंक्तियों में अलंकार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाय सब मिथ्या बात, इस स्थान पर अपने झूठी बातों की चर्चा करने के कारण यहाँ पर पुरानी सभ्यता से नई सभ्यता का मेल कराने के कारण इस स्थान पर रूपक अलंकार है। आज तो सौरभ के मधुमास, यहाँ से यहाँ तक रूपक अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी बोली सहज सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली का उपयोग यहाँ पर पंत जी ने किया है। तो इस वीडियो में छात्रों इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम आगे की बात पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।